बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान को तहनीती पैगाम भिजवाया है। भारतीय वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख कर मुबारकबाद दी है। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से भारतीय वज़ीर आज़म का ख़त दफ्तर ख़ारजा के हवाले किया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त में कहा गया है कि यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पर मबनी दहशत गर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल अहम है। इंसानियत के लिए इस मुश्किल दौर में कोविड-19 चैलेंज से निपटने पर आपको और पाकिस्तान के अवाम को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। तो ये तो पैगाम था भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। मुल्की सियासत की बात करते हैं तो अपोजिशन ये चाहती है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। नून लीग भी यही चाहती है, बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, लेकिन सिवाय इस मुश्तरका मुतालबे के दोनों जमातों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है। नाज़रीन, जब सवाल हो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कैसे हटाया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की एक खलीज हाइल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाना है तो कैसे जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब ये दो सवाल होते हैं तो इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हो जाता है। हदफ हासिल करने के लिए दोनों जमातों के मामलात आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे चल नहीं पाते। नज़रियात का इख्तलाफ हो जाता है, बयानात का टकराव हो जाता है, मफादात का झगड़ा हो जाता है। बात जहाँ से शुरू की जाती है घूम फिर कर फिर वहीं आकर अटक जाती है, जिससे और कुछ हो या ना हो ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि ये कंपनी नहीं चलने वाली। पीपल्स पार्टी और नून लीग इख्तलाफात की वजह से अपोजिशन इत्तेहाद भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है और दोनों जमातों की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ इशारों में लेकिन बहुत ही वाज़ेह देने लग गई हैं। मरियम नवाज़ ने इशारों में कहा सेलेक्टेड का मुतबादिल तैयार हो रहा है, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सेलेक्टेड होना तो लाहौर के एक सियासी ख़ानदान का माजी रहा है। और इन बयानात के बाद दोनों जमातों की जानिब से डैमेज कंट्रोल का सिलसिला भी शुरू किया गया, लेकिन इसमें भी गिले शिकवे ही सामने आए। बंद इजलासों की बातें सरेआम कर दी गईं। राना सनाउल्ला ने बताया आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो कमज़ोर आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। कमर जमान कायरा ने कहा कि जरदारी ने जो कुछ कहा वो नवाज शरीफ के जवाब में कहा। नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ से सियासी लड़ाई के दौरान कायद नवाज शरीफ लंदन में ही रहें। पीपल्स पार्टी कहती है अगर लड़ाई लड़नी है तो नवाज शरीफ भी वापस आएं। नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी ने जो कहा वो मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग ने जो कहा वो मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। और दोनों जमातों पर ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। नून लीग के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। नून लीग पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक़ कह रही है कि उसने अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया, कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। और तो और सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा, इस पर भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं। मुस्लिम लीग नून ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिया। बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर के लिए नून लीगी उम्मीदवार को वोट देने थे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी अप्रोच में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर हुकूमत को घर भेजा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि असम्बलियों में रहते हुए तब्दीली की कोशिश की जाए। हालांकि जब अपोजिशन इत्तेहाद बनाया गया, कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान तो उसी रोज़ कर दिया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध असम्बली की कुर्बानी देने का ऐलान भी करते रहे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था कि इस्तीफ़े लाजमी दिए जाएंगे। तो नून लीग मरकज़ में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजना चाहती है, लेकिन सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और काफ लीग से मिलकर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करा लेती है। और फिर जब PDM के प्लेटफॉर्म से पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इंदिया दिया जाता है तो नून लीग पंजाब की हुकूमत पर अपना हक जताने लगती है। और जब दोनों जमातों में इस कदर गहरे इख्तलाफात हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद की कंपनी कैसे चलेगी? बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ज़ुबैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, इन बयानात को देखते हुए क्या ये समझ लिया जाए कि अपोजिशन की कंपनी नहीं चलेगी? सर नहीं, मेरा ख्याल है बयानात आने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा होता अगर बयानात ना आते।
लेकिन अगर आ गए हैं तो उसके आगे भी रिजॉल्व करने का भी तरीक़ेकार है। पीपल्स पार्टी का हम समझते हैं वही ऑब्जेक्टिव है जो PMLN का ऑब्जेक्टिव है इस हुकूमत के हवाले से और पूरे निज़ाम के हवाले से। तो जब ऑब्जेक्टिव एक है तो दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तरीक़ेकार जो है वो जो समझते हैं हमारा उससे इख्तलाफ है और हम समझते हैं कि ये वक्त आ गया कि इस्तीफ़े दिए जाएं और इसी तरह से इस हुकूमत को गिराना आसान होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त भी वो वक्त नहीं आया कि जब इस्तीफ़े देने चाहिए, अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिव में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल है उस हद तक तो चौधरी साहब भी एग्री करेंगे और अल्लाह करे जब CEC की मीटिंग होगी पीपल्स पार्टी की तो वो जो भी नतीजे पर पहुंचती है और उन्होंने कहा है कि जी उसके बाद हम अपना फाइनल तरीक़ेकार बताएंगे, लेकिन उसके साथ पीपल्स पार्टी पर एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अब हम समझते हैं कि वो अभी तक PDM का हिस्सा है और रहेंगे इंशाल्लाह ताला, कि अगर तो वो इस्तीफ़े का फ़ैसला करते हैं कि नहीं देना चाहिए तो फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो फिर कौन सा सही तरीका है जिससे हम इस हुकूमत को हटा सकें या गिरा सकें या आगे का लाएअमल फिर कैसे होगा। ठीक है, ये बड़ा वाज़े तौर पर ज़ुबैर साहब आपने बता दिया। चौधरी साहब, ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं कि उम्मीद यही है कि CEC में आप लोग इस्तीफ़ों के मामले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत को तो घर भेजना चाह रही है, लेकिन सर तरीक़ाकार पर बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात आखिर कैसे दूर होंगे? नहीं, देखिए ये कोई तरीक़ेकार का जो इख्तलाफ है वो एक दूसरे से डिस्कशन के साथ दूर हो सकता है। ज़ुबैर साहब को याद होगा PDM जब बनी थी और PDM बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा रोल है। हम तो लोगों के पीछे 6-6 महीने भागते रहे बाकी पार्टियों के पीछे और हमने PDM बनाई, APC बुलाई जिसके अंदर से PDM ने जन्म लिया। तो उसमें बुनियादी बात यह है कि देखें उस वक्त भी डेडलॉक आ गया था। मौलाना साहब इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पे नहीं आ रही थी। नतीजा क्या निकला कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कौन से इस्तीफ़े हो रहे हैं तो आप इसको इस तरह से ले लें कि जब मुनासिब वक्त आएगा, तो हो सकता है इनके नज़दीक मुनासिब वक्त हो, हमारे नज़दीक ना हो, नंबर 1। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मूवमेंट का जब मोमेंटम बनेगा तो वो आखिरी बॉम्ब शेल जो है, जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि ये तो आखिरी डेटरेंस है, एटम बॉम्ब है इस्तीफे जो है, हम कभी पार्लिमानी फोरम्स को छोड़ने के हक में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो बाकी ऑप्शंस हमारे पास हैं उनको पहले एग्जॉस्ट किया जाए और हमें कामयाबियां मिली। मसलन ये नहीं चाहते थे कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, हमने कहा इनकी मेहरबानी मान गए। नतीजा क्या है कि हम ना सिर्फ सेनेट का इलेक्शन जीते, ना उनको 2/3 अक्सरियत मिलने वाली थी, उसका रोका ब्लॉक किया और उसके अलावा PTI आपस में फट गई। सिंध के अंदर देख लें, बलूचिस्तान के अंदर देख लें, KP के अंदर देख लें, सारी जगहों पे वो, और मरकज़ में आप देख लें, अलायंस के अंदर प्रॉब्लम्स आए, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जिस दिन इत्माद का वोट ले रहे थे इमरान खान, जो ज़रा तकरीर सुने खालिद मकबूल सदीकी की, डॉक्टर साहबा जो स्पीक कर रही हैं उनकी सुन ले, बाकी तहादियों की सुन ले, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि वो टाइम आने वाला है कि जब हम एग्जॉस्ट करें बाकी चीज़ें, और अदम एतमाद हो सकता है, हुकूमत को हटाना है ना, आप एक तरीके से हटा लें या दूसरे तरीके से हटा लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात की समझ आ जाएगी जल्दी। पहले जो कामयाबियां हमें मिली हैं सेनेट के इलेक्शन, फिर ज़िमनी इलेक्शन ने पूरे इलेक्शन का भरम खोल के रख दिया 2018 के इलेक्शन का, कि 2018 का इलेक्शन दरअसल था क्या। तो वो जब भरम खुल गया तो उसके बाद ज़रूरत तो है कि उसी पे हम आगे बढ़ें। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं, जो हमें कामयाबियां मिली हैं, उस रास्ते पे चलते हुए आगे और कामयाबियां मिलेंगी। रही बात यह है कि अक्सरियती फैसला है, तो 85 में भी अक्सरियती फैसला था, जिसके नतीजे में हमने मान लिया बाइकआउट।
हमारी पार्टी ने ना चाहते हुए भी हम देते रहे और तारीख ने वो गलत साबित किया। बाकी सारी पार्टियां गलत थी, पीपल्स पार्टी ठीक थी। उस तारीख में भी चौधरी मंजूर साहब आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि तारीख में भी इस तरह के फैसले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला ही दुरुस्त साबित हुआ और बाकी दीगर जमातों का फैसला गलत साबित हुआ। तो जुबैर साहब, जब दोनों जमातों की बुनियादी सियासी अप्रोच ही एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, नून लीग असम्बलियों से इस्तीफों की हामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बलियों में रहना चाहती है, दोनों जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रहीं, तो मामलात आगे कैसे चलेंगे? जबकि चौधरी मंजूर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद भी आप लेकर आ सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें भी मेरा ख्याल है अगर देखा जाए कि एक कॉमन एजेंडा है जी। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही है कि जी असेंबलियों से बाहर नहीं रहना चाहिए। हम भी कहते हैं कि हाँ, बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम इस्तीफ़े देंगे और तमाम जमातें मिलकर इस्तीफ़े देंगी तो हुकूमत के लिए बाय इलेक्शंस कराना इतनी ज़्यादा सीटों पर पॉसिबल होगा ही नहीं और हुकूमत इस दबाव की वजह से गिर जाएगी, उनको खुद असेंबलियाँ बर्खास्त करनी पड़ेंगी, नहीं होंगे। कलामी की माजरत, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे। सर, वो तो कॉन्फिडेंट है। नहीं, वो इमरान खान की बात छोड़ देना, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन की बात है। इमरान खान का ओपिनियन जो भी होगा, जो सन 85 की एग्जांपल दी है चौधरी साहब ने, वो बिल्कुल सही दी है कि तारीख ने उस फैसले को गलत साबित किया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वो था ही पार्टीलेस बेसिस पर, और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ा। वो आज तक सब एग्री करते हैं, लेकिन उसमें तो आपने फैसला ये किया था कि आप असेंबली से बाहर रहेंगे। यहाँ तो हम कह ही नहीं रहे कि आप असेंबली से बाहर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये इतना प्रेशर होगा कि तमाम जमातें जब मिलकर तकरीबन 400 सीटें बनती हैं प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबलीज की मिला के, बाय इलेक्शन कराना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा the difference is in the point of view, point of opinion. पीपल्स पार्टी बिकॉज और पीपल्स पार्टी के फेवर में मैं एक और चीज़ कह दूँ कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल चौधरी साहब ने कहा कि बहुत से जो फैसले थे पीडीएम में पीपल्स पार्टी के माने गए और जिससे पीडीएम की मूवमेंट को फ़ायदा हुआ। मिसाल के तौर पर बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेने से और सेनेट के इलेक्शंस में और बाय इलेक्शंस में बिल्कुल उसमें मोमेंटम आया, इस वजह से कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए तमाम सूबों में इलेक्शंस हारना एक बहुत बड़ी शिकस्त थी पीटीआई के लिए। फिर जो की सेनेट का इलेक्शन था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, उसमें हारना, अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो धांधली ना करते चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जिसमें उन्होंने 7 वोट रिजेक्ट किए, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना झगड़ा यहाँ तक पहुँचता भी ना और मोमेंटम ही कुछ और होता, सियासी माहौल ही कुछ और होता। जी ठीक है। अच्छा जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, बात आगे बढ़ सकती है, बात आगे चल सकती है, लेकिन जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं वो बयानबाजी के ऊपर भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी नून लीग लीडरशिप को सेलेक्टेड होने का ताना दे दिया। आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुँच रही है चौधरी मंजूर साहब, जब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सीसी का इजलास होगा उसमें हम फैसले कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से ताना भी दिया जाता है। पहले मुझे एक गुजारिश करनी है। जी जी देखिए जुबैर साहब कह रहे हैं हमने उस दिन पूछा भी कि इस्तीफे दे दिए, आगे चले, इलेक्शन में हिस्सा लेना है। वहाँ पे मीटिंग्स लोगों ने कहा जी कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में। अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो इस्तीफे किस लिए? लोग फिर हम इस्तीफे देंगे सही। तो लोग क्यों वोट देंगे किसी ऐसे कैंडिडेट को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही इस्तीफा देने के लिए लेना? एक बात। दूसरी बात लॉजिकल है। देखिए क्या वो पागल है कि एक ही टाइम पे सारे इलेक्शंस करवा दें? 6 महीने पीटीआई के इस्तीफे पड़े रहे, एमकेएम के इस्तीफे पड़े रहे, वो कबूल नहीं हुए। स्पीकर की मर्जी है, वो करेंगे क्या? जो वो हिकमत अमली अपनी उनकी सामने आई है, वो करेंगे ये कि 40-50 इस्तीफे सिर्फ कौमी असम्बली के, पहले 50 मंजूर करेंगे, उस पर इलेक्शन करवा देंगे, फिर 50 मंजूर करेंगे, उस पर इलेक्शन करा देंगे, फिर 50 मंजूर करेंगे, और सूबाई असम्बलियों के वो नहीं करेंगे पहले मरले में। और एक्चुअल जो हमें डर है वो ये है कि ये 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाएगी। किस कानून में लिखा है कि 5000 वोट लेने वाला एमएनए नहीं बनेगा, 2000 वोट लेने वाला एमएनए? चलो बाइकाट बड़ा ही मौसर हो जाए। पहली तो बात यह है कि बाइकाट मौसर नहीं होगा। यही बात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब को 2008 में पूछी थी कि मियां साहब तो बाइकाट करके बैठे थे, एपीडीएम उस वक्त थी, तो मोहतरमा ने एक सवाल किया था
सिर्फ इतना पूछा था कि क्या मियां साहब आप लोगों को पोलिंग स्टेशन पे रोक लेंगे, पहुंचने नहीं देंगे? उन्होंने कहा नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा जी फिर वो 2/3 अक्सरियत लेकर बैठ जाएगा। अब भी हम इनको कहते हैं कि वो 2/3 अक्सरियत लेंगे, 18वीं तरमीम उड़ाएंगे, NFC अवार्ड उड़ाएंगे, सदारती निज़ाम लाएंगे यहाँ पे, और आप बैठे रहना, देखते रहना। सही। ये हिकमत अमली की आप लोगों की, नून लीग की हमसे हुकूमत करने का ज्यादा तजर्बा है, हमें अपोजिशन में रहने का, मार खाने का ज्यादा तजर्बा है। तो हमने वो रास्ते निकाले हैं। हाँ। और मैं एक छोटा सा देखिए, बयानात ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बयानात का सिलसिला जहां से शुरू हुआ, और ये आसफ जरदारी साहब की बात करते हैं, वो भी कोई वक्त मेरे पास कम रह गया, तो जुबैर भाई की तरफ ये सवाल लेकर चला जाता हूं। चौई मंजूर साहब ये कह रहे हैं, जुबैर साहब फोकस्ड बात की, जिसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा। चौई साहब ये कह रहे हैं कि आपको हुकूमत करने का ज़्यादा तजर्बा है, हमें मार खाने का ज़्यादा तजर्बा है, हमें ऑपोजिशन की बेंचेस पर बैठने का ज़्यादा तजर्बा है। तो उनकी बात मान लें, हिकमत अमली तय करें आपस में और PDM को आगे बढ़ाएं। आपका मोटिव तो एक ही है ना, फोकस तो आपका यही है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है, तो आपस में तय करें सर। जुबैर साहब अब फिलहाल कौन मार खा रहा है? पिछले 3 साल से तो ज़्यादा मार हमें ही पड़ रही है। तो रिसेंट हिस्ट्री में तो मार ही मार पड़ रही है, बुरे तरीके से पड़ रही है, और कोई परेशानी नहीं है हमें मार खाने में, ना ही मैं मुकाबला कर रहा हूँ। जाहिर है हमने 50 साल मार खाई है, पार्टी ने कुर्बानियाँ दी। ठीक है, नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो रिकग्नाइज मैं तो करता हूँ, मैं तो पहला शख्स हूँ जो कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जाहिर है हम मुकाबला तो कर नहीं रहे। इस वक्त तो हम एक फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, उस सिचुएशन में तो बहुत बुरे तरीके से मार पड़ रही है, सबको पड़ रही है। अब ज़्यादा या कम किसको कितनी पड़ रही हो तो और बात है। देखें, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में 2 राय हो सकती हैं। ये बड़े सेंसिटिव और बड़े डेलिकेट मामलात हैं, और इसमें फैसला साजी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि जब इनकी CEC होगी पीपल्स पार्टी की, तो आप लोग क्या फैसला करेंगे जुबैर साहब? फैसले को मेंटेन करते नहीं, मैं तो एक सेकंड पहले तो इन्होंने आके वापस बताना है कि इन्होंने फैसले वही रखा है या नहीं। अगर ये वही फैसला रखते हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो पीपल्स पार्टी आई एम श्योर विल कम अप विद अ रोड मैप कि जी अब हमें फिर किस तरह से आगे लेके इसका मतलब तो ये हुआ ना जुबैर साहब, ताकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM इंतजार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले का, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है और फिर ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ती है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। जुबैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चौई मंजूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या मुश्किलात हैं उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में कारकर्दगी दिखाने की जल्दबाजी में PTI हुकूमत संगीन गलतियां करती नजर आ रही है। 2.5 साल में पै दर पै तबादलों तब्दीलियों की वजह से ब्यूरोक्रेसी को बेयकीनी की सूरत हाल का सामना है। कब किसका तबादला हो जाए, किस अफसर का ओहदा बदल दिया जाए, सिविल इंतज़ामिया पर मुसलसल एक खौफ तारी है। हमने कोशिश की है कि 2.5 साल में पंजाब में आला ब्यूरोक्रेसी में कितनी उखाड़ पिछाड़ की गई है, और जो मालूमात हम तक पहुंची हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। सूबे में 6 बार चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस को तब्दील किया जा चुका है, और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी 5 अफसरान बारी बारी बदले जा चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के आला ओहदों पर भी बार बार तब्दीलियाँ की जा रही हैं। हाल ही में लाहौर में कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को लाहौर का 6ठा कमिश्नर लगाया गया है, जबकि CCPO का ओहदा भी 4 तब्दीलियाँ देख चुका है। ये तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सूरत हाल है। सूबे के दीगर अजला में तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब है। सबसे बुरी हालत गुजरावाला की है, जहां बुज़दार हुकूमत को कोई कमिश्नर पसंद ही नहीं आ रहा है, और सिर्फ 2.5 साल में 7 कमिश्नर्स लाए जा चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर के ओहदे पर भी गुजरावाला में 3 तबादले हो चुके हैं। हम वक्त की कमी की वजह से अफसरान के नाम नहीं बता रहे, लेकिन वो नाम तहरीरी शक्ल में स्क्रीन पर मौजूद है। नाजरीन आप देख सकते हैं, वज़ीर आज़म के आबाई ज़िला मियांवाली में भी अहम ओहदे बेयकीनी का शिकार हैं। यहाँ भी बुज़दार हुकूमत बारी बारी 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स लगा चुकी है और 4 DPOs को बदल चुकी है। फैसलाबाद डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ 2.5 साल में बारी बारी 3 कमिश्नर और 4
4 डिप्टी कमिश्नर्स तैनात किए जा चुके हैं, जबकि 3 CPO भी बदले जा चुके हैं। चिन्योट में बुज़दार हुकूमत ने 2 डिप्टी कमिश्नर्स और 4 DPOs लगाकर बदल दिया है। ज़िला टोबा टेक सिंह में 2.5 साल के दौरान 3 डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील किए जा चुके हैं, जबकि 3 पुलिस अफसरान को भी बारी बारी DPO लगाकर बदला जा चुका है। हाफजाबाद में भी 2 डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील हो चुके हैं, जबकि बारी बारी 5 DPOs लगाए जा चुके हैं। ज़िला सियालकोट में बुज़दार हुकूमत अब तक बारी बारी 6 डिप्टी कमिश्नर्स लगाकर हटा चुकी है और अब 7वें DC ताहिर फारूक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, जबकि ज़िला कसूर में भी 2018 से लेकर अब तक 5 डिप्टी कमिश्नर्स और 5 DPOs तब्दील किए गए हैं। जेलुम में भी बुज़दार हुकूमत 2.5 साल में 2 डिप्टी कमिश्नर्स और 4 DPOs बदल चुकी है। ज़िला खुशाब में 2 डिप्टी कमिश्नर्स और 4 DPOs बदले जा चुके हैं। भावलपुर में PTI की 2.5 साल हुकूमत में अब तक 3 कमिश्नर्स और 3 डिप्टी कमिश्नर्स बदले जा चुके हैं और अब तक 6 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी बारी बारी भावलपुर में तैनात किया गया है। इसी तरह भावल नगर में डिप्टी कमिश्नर का ओहदा 4 तब्दीलियां देख चुका है, जबकि 4 ही DPOs लगाए जा चुके हैं। ज़िला रहीम यार खान में भी उस्मान बुज़दार के 2.5 साल में 3 डिप्टी कमिश्नर्स और 5 DPOs बदले जा चुके हैं। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में बुज़दार हुकूमत 4 डिप्टी कमिश्नर्स और 4 DPO बदल चुकी है। मुल्तान में भी 2.5 साल में 1 कमिश्नर, 1 RPO, 3 डिप्टी कमिश्नर्स, 5 CPO और 1 एडिशनल IG तब्दील किया जा चुका है। ज़िला बिहाड़ी में भी बुज़दार हुकूमत सिर्फ 2.5 साल में 3 डिप्टी कमिश्नर्स और 7 DPOs बदल चुकी है। इन पे दर पे तबादलों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? इन तब्दीलियों से पंजाब में क्या तीर मारा जा रहा है? पूछते हैं PTI की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप हमें वक्त दे रही हैं। आपकी हुकूमत ज़िला भक्कर की तहसील क्लोर कोट में 2.5 साल में अब तक 14 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर चुकी है। ऐसी क्या वजह है कि 31 महीनों में 14 तबादले यानी 1 असिस्टेंट कमिश्नर को काम करने के लिए 2.5 महीने का भी वक्त नहीं मिल पा रहा है? ऐसे इंतज़ामी मामलात चलाए जाते हैं क्या मुसर्रत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि आपकी बात ठीक है किसी हद तक, कि बहुत ही ज़्यादा हमें चेंजेस करनी पड़ी और उसकी वजह मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं कि देखें, सबसे पहले जो बात समझने की ज़रूरत है, जैसे आपने ये जो बताया कि एवरेज आप अगर डिस्कस कर लेते कि हर जगह पे 5 से 6 दफ़ा जो मेन पोजीशंस थी, की पोजीशंस थी, वो चेंज हुई। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? अगर आप फैक्टर्स देखें कि अगर आप खाली हम पार्लियामेंटेरियंस को देखें या आप CM साहब को देखें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर वो कोई काम कह रहे हो या हम कोई अपना ज़ाती काम कह रहे हो तो वो ना हो, वो होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिन स्लोगन्स के साथ हम लोग आए हैं, तब्दीली का दावा लेके, तब्दीली के हमारे जो कैंपेन थी और हम रियल में चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि जब वो ड्यू सर्विस जो हम रिक्वायर करते हैं फॉर द पब्लिक, के किसी को बग़ैर किसी सिफारिश के एक सिस्टम के थ्रू सिस्टम उसको जो है वो सर्विस दे और हेल्प करे, तो जब वो चीज़ें अवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही किए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी मैं क्लियर करूं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे अपराइट ऑफिसर्स हैं जो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और बड़ी खंदा पेशानी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। लेकिन मुसर्रत साहिबा, अगर इसी तरह से तबादले होते रहेंगे तो कारकर्दगी कब दिखाएंगे फिर ये अफसरान? देखें, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। कुछ बहुत ही ज़्यादा अपराइट ऑफिसर्स भी हैं और इनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं हजरात के जो सिर्फ जिनको ये पता है कि अब ये उनकी पोजीशन है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का कोई तरीका है ही नहीं कि आप, उन्हें पता है कि अगर हम 9 to 3 काम करें, 9 to 2 काम करें या ना करें, तो हमें जो बेसिक हमारे सैलरीज एंड पर्क्स सब कुछ मिलना है। हम आवाम को जूते मारे, धक्के मारे, या तो उसमें दोनों तरह के लोग मौजूद है। सेम उसका हमारी सोसाइटी का जो एक पहलू है या रवैया है, वो ही इधर रेप्लिकेट करता है रवैया। तो अब हम जो इसमें रिफॉर्म्स भी, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है कि वो काम कर रहे हैं, और जब तक जो असल में ये जो बार बार चेंजेस का मसला तब तक हल नहीं होना,
मैं अर्ज़ करूं, जब तक हमारे पास एक तरीका नहीं होगा कि भाई आपने परफॉर्म करना, और उस परफॉर्मेंस एंड एवेल्यूएशन का जब तक हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होगा, तो फिर ये है कि तबादले ही हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो बंदा जिस पोजीशन पे काम नहीं करता हम उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। और उसमें एक ये भी मैं अर्ज़ करूं कि हमारी पसंद नापसंद का कोई इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी तो स्टेट के मुलाजिम है, ये इन्होंने तो सर्विस स्टेट को देनी है, गवर्नमेंट के ख़जाने से, अवाम के पैसे से इनको मिलती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये कम अज़ कम 50% तो डिलीवर करें। बट इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, कि जो अपने फ़राइज़ प्रॉपर तरीके से सर अंजाम नहीं देते, और इनमें ऐसे भी हैं जो अपने फ़राइज़ इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ भी सर अंजाम देते हैं। ठीक है, यानी आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, आप ये कह रही हैं कि जो परफॉर्मेंस देगा वही अपने ओहदे पर कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक का एक वक्त हो गया है और इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क का एक और बहुत अहम मसला, पाकिस्तान में 93% ख़वातीन को किसी ना किसी अंदाज में जिनसी हिरासानी का सामना करना पड़ता है। आखिर मुआशरे को हो क्या गया है? घरों और सड़कों से लेकर पब्लिक मकामात तक, दफातर से लेकर तालीमी इदारों तक ख़वातीन के लिए कोई जगह भी महफूज नहीं है। बाज़ारों में ख़रीदारी नहीं कर सकती, बच्चियों का स्कूल कॉलेज़ में जाना मुश्किल बना दिया गया है, नौकरी के लिए दफातर भी महफूज नहीं है, हत्ता के एयरपोर्ट्स पर भी ख़वातीन के साथ हिरासानी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट पर 15 साला लड़की को मुबैना तौर पर हिरासा करने वाले FIA के सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। डायरेक्टर FIA ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की हिदायत कर दी है। लड़की को मुबैना हिरासा करने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट पर पेश आया था। FIA हुकाम के मुताबिक लड़की का इल्ज़ाम है कि FIA अफसर से नंबर मांगा और मिठाई तलब की थी, जिस पर लोगों ने मुबैना हिरासा करने वाले अफसर की वीडियो बना ली। इस वीडियो में लोगों के सवालात पर FIA अफसर कोई जवाब नहीं दे सका। ये सिर्फ पब्लिक मकामात ही नहीं बल्कि शोबिस की चकाचौंध दुनिया में भी ख़वातीन को बदतरीन रवैयों का सामना करना पड़ रहा है। पर्दे के पीछे ख़वातीन से काम के बदले जिनसी ताल्लुकात के घिनौने मुतालबे किए जाते हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सबा बुखारी अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात सामने ला चुकी हैं। काम की जगहों के अलावा पब्लिक मकामात पर ख़वातीन को अक्सर हिरासानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तानी खातून साइकिलिस्ट समर खान को भी एक ऐसे ही बदतरीन तजर्बे से गुजरना पड़ा था, जब वो इस्लामाबाद की सड़कों पर साइकिलिंग कर रही थी कि एक शख्स ने उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ हिरासानी के सबसे ज़्यादा वाक़यात तालीमी इदारों में पेश आते हैं। ख़वातीन की जिनसी हिरासगी के हवाले से काम करने वाली तंजीम दुख्तर के मुताबिक 2019 में उन्हें मुल्क भर से 20,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें से हैरान कुन तौर पर 82% जिनसी हिरासगी की शिकायत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात की तरफ से दर्ज कराई गई थी। गुज़िश्ता बरस मार्च में तालिबात को जिनसी हिरासा करने के इल्ज़ाम पर गोमल यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर समेत 11 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया था। 2019 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी वीडियोस के जरिए तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करने का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ था। इस वाक़े के खिलाफ यूनिवर्सिटी तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे, जिसके बाद वाइस चांसलर को घर जाना पड़ा था। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जमा भी कराई थी। नाज़रीन, तालिबात को हिरासा करने का एक और वाक़या साल 2018 में भी पेश आया था, जब तालिबात की जानिब से इम्तिहानी एग्जामिनर लेक्चरर सादत बशीर पर नाजेबा हरकत और फहश गुफ्तगू के इल्ज़ामात लगाए गए थे। इल्ज़ामात की तस्दीक के बाद उस उस्ताद को नौकरी से फारिग कर दिया गया था। और 2018 में ही नवाबशाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी, जिसमें तालिबा फरजाना जमाली ने इल्ज़ामात लगाए थे कि अंग्रेज़ी के प्रोफेसर उन्हें कई माह से हरासा कर रहे हैं। तो जिनसी हिरासगी के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। मददगार नेशनल हेल्पलाइन 1098 के बानी ज़िया आवान ने दावा किया था कि पाकिस्तान में 70% औरतें और बच्चियां ज़िंदगी में एक बार जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार होती रही हैं। यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के ख़वातीन के इदारे के मुताबिक 93% ख़वातीन पब्लिक मकामात पर किसी न किसी किस्म के जिनसी तशद्दुद का शिकार होती आई हैं। ये सूरत हाल परेशान कुन ही नहीं बल्कि इंतहाई ख़तरनाक भी है। जब तक रियासत हिरासानी के मुजरिमान को इबरतनाक मिसाल नहीं बनाएगी, ऐसे वाक़यात की रोकथाम होना बहुत मुश्किल है। तो ये पाकिस्तान में हरासमेंट के हवाले से हमने बात की। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक और अहम मामला, अमरीका में कौमियत, मज़हब और
और रंग की बुनियाद पर नफरत का इजहार किया जाता है। आए रोज़ कोई ऐसी वारदात हो जाती है जहां शिद्दत पसंदी लोगों की जानें ले लेती है। नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे के मुताबिक 2012 से लेकर 2016 तक नफरत की बुनियाद पर 24 लाख जराइम हुए हैं। यानी अमेरिका में रोज़ाना की बुनियाद पर 1644 और हर घंटे में 68 जराइम नफरत की बुनियाद पर हो रहे हैं। ताज़ा वाक़या अमरीकी रियासत कोलोराडो में पेश आया है, जहां एक मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद को कत्ल कर दिया था। अमरीका में हालिया दिनों में एशियाई अफराद के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम बढ़ रहे हैं। आज ही के दिन न्यूयॉर्क की सबवे में एक एशियाई खातून को हिरासत किया गया और दीगर मुसाफिरों ने उस खातून की ज़रा भी मदद नहीं की। जुमे के रोज़ मैनहट्टन में एक श्रीलंकन पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया गया। 17 मार्च को जॉर्जिया रियासत में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 6 एशियाई ख़वातीन समेत 8 अफराद को कत्ल किया गया। वॉइस ऑफ अमरीका के मुताबिक साल 2020 में एशियाई अमरीकियों के खिलाफ नफरत के 3800 वाक़यात पेश आए हैं। इन वाक़यात में इजाफा कोरोना वायरस के फैलाव के बाद हुआ है। नाज़रीन, एशियाई अमरीकियों को हिरासा किया गया है, उन पर हमले किए गए हैं, उनके कारोबार का बॉयकॉट किया गया है। रंग और नस्ल की बुनियाद पर नफरत का निशाना सियाफाम अमरीकी भी बनते आए हैं। यहाँ तक कि साबिक अमरीकी सदर भी रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर नफरत फैलाने में पेश रहे हैं और आज से लेकर अराकीन पार्लियामेंट भी महफूज नहीं रहे हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।